नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, हम लोग घटनासार जो है पुरानी 6 महीने की, फरवरी से लेके अगस्त तक की, उसको हम लोग थॉरली कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें एक सेक्शन था जो वन लाइनर था, उसको हम लोग प्रॉपर कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें देखिए 2 टॉपिक बचे हुए थे, एक था पुरस्कार और दूसरा था खेल। इन सब चीज़ों को हम एक प्रॉपर वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि वहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट नहीं होनी है। एक सेकेंड। तो हम लोग उसको एक प्रॉपर वीडियो में लेके आएंगे। अब हम लोग आ गए हैं राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। देखिए, इसमें आज मेरा है कि मैं इसमें 7 से 8 से 10 टॉपिक जितने भी हो जाएंगे उतने मैं कंप्लीट कर दूंगा। दूसरी चीज देखिए ये है, इस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग यूपीपीसीएस 2024 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है और उस टेलीग्राम को चैनल केवल वही लोग ज्वाइन करें जो सही से यूपीपीसीएस देना चाहते हो। अगर नहीं देना चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन मत करना उसको, क्योंकि वो उसका एम ही यही है कि वहां से उसका रिजल्ट प्रॉपर अच्छा निकल के आए सामने। ठीक है। दूसरी चीज है, अगर आपको चैनल के मटेरियल्स ठीक लगते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको सीरियसली बहुत फायदा होगा। किसी भी स्तर पे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या किसी अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हो या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें जीएस और करंट का पोर्शन आता है, वहां पे आपके लिए ये चैनल एक माइलस्टोन हो जाएगा। मैं आज हंसी में ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सीरियसली ये बात कहना चाहता हूँ। चलिए, मैं आता हूँ चंद्रयान 3 पे। तो देखिए, राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी में जो अगस्त तक की कंप्लीट की गई है उसमें चंद्रयान 3 एक टॉपिक निकल के सामने हमारे आया था। ठीक, और इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने, क्योंकि देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, और अगर वो संभावना बहुत बढ़ जाएगी तो उसको सेपरेटली कवर करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने चैनल पे एक हॉट टॉपिक्स के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें चंद्रयान 3 कवर किया गया है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो नई संसद भवन बनी है उसको थॉरली कंप्लीट किया गया है। इससे चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए आपको कई बार जो एग्जाम है वो आपको बाईपास करने की कोशिश करता है इन मैगजीन से बाहर की। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं वो वहां पे प्रॉपरली डिस्कस की गई हैं। ठीक है। और इससे बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं जहां पे मैगजीन में अगर कोई बदलाव करने की कोशिश करता हूं तो वो पॉजिटिव बदलाव ही होता है, निगेटिव बदलाव नहीं होता है। एक हम लोगों का संस्थान का नंबर है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, 8882105956। ठीक। बहुत सारी नोटिफिकेशंस होंगी, वो आपको दे दी जाएंगी। और अगर भविष्य में हम लोग कुछ ऐसा करते हैं किसी एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली उस पे, जैसे कि यूपीपीसीएस के लिए मैं इस समय टारगेट है 2024 यूपीपीसीएस, उस पे तो बहुत सारे मैं इसमें ग्रुप बना दूंगा प्रॉपर, जिसमें बहुत सारे सिलेक्टेड लोग भी होंगे और जो कई बार मेंस लिख चुके हैं वो भी होंगे, इंटरव्यूज जो दे चुके हैं वो भी होंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत बेहतर एक गाइडेंस मिल जाएगा जो आपके सफल बनाने में प्रयास करेगा। बहुत सारी चीजें हैं इसमें चंद्रयान 3 में, मैंने बहुत थॉरली इसको डिस्कस की हैं और डिस्कस करने में बहुत जरूरी चीजें जो थी उन सब चीजों को डिस्कस कर दिया गया। जैसे कि बहुत सारी चीजें आप पढ़ते रहते हैं, वहां पे क्या क्या डिस्कस किया गया। LVM3 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बट कहीं कहीं पे आप पढ़ते हैं GSLV Mark 3, तो ये कंफ्यूजन क्या है इसको भी दूर किया गया। बहुत सारी चीजें उसको देख लेना जाके आप। ठीक। लूना मिशन, ये जो आ गया लूना मिशन, इसको भी मैंने थॉरली कंप्लीट किया है। पूरी हिस्ट्री मैंने बताई थी, लूना मिशन क्या है, आर्टेमिस समझौता क्या है, यूनाइटेड नेशंस का कोई अगर ऐसा वहां पे कोई संधि है उसके बारे में बताया। मैंने आपको बताया था लूना टू पहला मिशन था जो चांद पे पहुंचा। लूना 9 एक ऐसा मिशन था जिसने चांद पे सबसे पहले सफल लैंडिंग की। अपोलो 11 जो मिशन था यूएसए का, उसने सबसे पहले चंद्रमा पे मानव भेजा। ठीक, ये 2 है, ये 9 है, ये दोनों मिशन थे यूएसएसआर के। ठीक। चलिए, अपोलो 13 कैसे फेल हुआ और 1972 तक की कहानी और जॉन एफ कैनेडी की घोषणा, बहुत सारी चीजें उसमें थॉरली डिस्कस कर दी गई हैं। ठीक है। 14 दिन का ये मिशन क्यों होगा, ये सब चीजें बहुत अच्छे से, इससे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर दी गई हैं। चलिए, मैं आता हूं एक, देखिए सेकंड टॉपिक ये आता है बाघ गणना रिपोर्ट। इसको भी मैं बिल्कुल अलग से कंप्लीट करूंगा क्योंकि इंडिया कुछ माइलस्टोन है वो इंडिया को इस समय अचीव कर रहा है। जैसे कि इसमें है एक बाघ गणना रिपोर्ट, ये अश्विनी कुमार चौबे ने जारी की थी और एनटीसीए ये रिपोर्ट जारी करता है। इसको अलग से कवर करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि देखिए 75% बाघ हैं दुनिया के जो इंडिया में इस समय है। इंडिया समझ लो यहाँ पे एक सबसे आगे चलने वाला कंट्री बन के आया है कुछ सालों में।
ठीक, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। दूसरी चीज इसकी हिस्ट्री और इसकी एनटीसीए क्या है, और जो वाइल्ड लाइफ एक्ट हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें अलग अलग जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी क्या क्या स्थिति है, अलग अलग जोन की क्या क्या स्थिति है, अलग अलग स्टेट की क्या क्या स्थिति है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत से एक्ट आएंगे, बहुत सा पॉलिटिकल इसमें पॉलिटी वाला सेक्शन होगा, उसको भी, क्योंकि क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे देखिए लिस्टिंग दी गई है, ऐसी मैं 5-6-7 लिस्टिंग ऐसी दूंगा, वहां से ही एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता हूं मैं PSLV C56 पे, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। चलिए ठीक है, अब देखिए इस मिशन को हम अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे आम के आम गुठलियों के दाम। ऐसा क्यों बोलेंगे, इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो देखिए कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस समय इसरो की तरफ आंख उठाकर देखते हैं और कहते हैं कि चलो हमारा ये हमारे उपग्रह हैं, इनको लॉन्च कर दो। उसका कारण क्या है, क्योंकि अब हम लोग उतने कैपेबल हो चुके हैं, दुनिया के सामने हम लोगों ने एक अपनी जो है जिसको बोला जाए अपनी ताकत पेश की है कि हम स्पेस में अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए अप्रैल में सिंगापुर ने 2 अपने उपग्रह दिए थे इंडिया को लॉन्च करने के लिए। इंडिया ने वो दोनों उपग्रह लॉन्च किए, उनके नाम आगे लिखे हुए हैं। इस समय 7 उपग्रह फिर दिए जुलाई 30 को लॉन्च करने को, और जुलाई 30 को ये उपग्रह लॉन्च किए गए। कहाँ से, तो वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च कर दिया गया। और लॉन्च व्हीकल इसमें क्या है, PSLV C56। इस चीज को याद कर लेना, इस चीज को याद रखना, PSLV C56। अब देखिए बहुत इसरो के पास में इस समय अगर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रक्षेपण यान है, यानी अलग अलग लॉन्च व्हीकल हैं। लॉन्च व्हीकल क्या करते हैं, तो सैटेलाइट को सबसे ऊपर लेके जाएंगे, वहीं से उसी से वो लॉन्च किया जाता है। चलिए ठीक है, अब ये 3 कौन कौन से हैं, तो इस समय ऑपरेशनल जो सैटेलाइट हैं वो इस समय हम ऑपरेशन जो प्रक्षेपण वाहन है जिनको बोलेंगे कि लॉन्च व्हीकल हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो PSLV है, एक PSLV, ठीक, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा GSLV, ठीक, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और तीसरा है GSLV Mark 3। ठीक, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे इस समय काम चल रहा है। ठीक, इसको Mark 3 कर लेना, Mark 3, इसको ही नया नाम दिया गया LVM-3। ठीक, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसी से ही चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इनसे कम वजन वाले लॉन्च किए जाते हैं। GSLV जो है उससे 2 टन जिनकी क्षमता है वो लॉन्च किए जाते हैं, और ये वाला है जो GSLV Mark 3, इससे 4 टन या 4 टन से ज्यादा के लॉन्च किए जाते हैं। कई बार 10 टन के भी लॉन्च किए जा सकते हैं अगर वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक, चलिए तो क्या हुआ कि 7 उपग्रह कहाँ के लॉन्च किए गए, पहला जवाब है इसका सिंगापुर के। ठीक, उपग्रह 7 थे, उसमें देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट उपग्रह है जिसको पहले ही मैंने बॉक्स में रखा है, DSSAR। इसमें है R रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसको याद रखना, कितने ऊपर लिखाया गया तो पहुंचाया गया तो 535 किलोमीटर, कई जगह ये 536 किलोमीटर भी लिखा है। अब मैंने आपको इसरो वाले में मैंने बताया था, इसरो जो चंद्रयान का लेक्चर था मैंने उसमें बताया था कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है। ठीक, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, और इसको जो 6 सैटेलाइट पहुंचाए गए इसमें इनके नाम तो इंपॉर्टेंट हैं ही। दूसरी जो मैंने आपसे बोला कि आम के आम गुठलियों के दाम, ये वाला सीन क्या था, तो देखिए मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ, यहाँ से आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए मैं यहाँ पे मैं आपको लेके आता हूँ। ठीक, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है दृश्य डिब्रीज का। अब आप पूछेंगे डिब्रीज क्या होती हैं। डिब्रीज वो चीजें हैं, जैसे सैटेलाइट बहुत पुराना हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया, वो यहीं पे छूट गया स्पेस में, वो सैकड़ों साल तक यहीं पे टहलता रहेगा। ठीक, यहीं पे टहलता रहेगा। अगर कोई मलबा है, मान लीजिए कोई सैटेलाइट अभी खराब हो गया या टूट गया, उसका जो मलबा है वो, ये देखिए ये डिब्रीज आपको नजर आ रही हैं, ये सारी जो नजर आ रही हैं ये सारी डिब्रीज ही हैं, इनको ही डिब्रीज बोली जाती है, इनको ही मलबा बोला जाता है। और ये जो मलबा है, ऐसा माना जाता है इस समय 7500 टन, आप इमेजिन करिए 7500 टन मलबा जो है वो इस समय स्पेस में टहल रहा है। ठीक, और इसकी स्पीड होगी कम से कम 28,000 किलोमीटर पर सेकेंड। 28,000 किलोमीटर पर सेकेंड, सीरियसली 28,000 किलोमीटर। कोई अगर सैटेलाइट मान लीजिए इसमें भविष्य में लॉन्च किया जाता है, इससे अगर लड़ा जाता है तो वो लॉन्चिंग बेकार हो जाएगी। ऐसी डिब्रीज, इनको बोलते हैं डिब्रीज, स्पेस में डिब्रीज। ओके, चलिए तो ये एक स्पेस, एक ये फोटो है आपके सामने, दूसरी फोटो ये है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मोटी मोटी चीजें। चलिए, तो इसरो के पास में इस समय 3 ऑपरेशनल सैटेलाइट है, मैंने आपको बताया कौन कौन से, PSLV,
ठीक, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको बोलेंगे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण या जीएसएलवी, ठीक, या जीएसएलवी मार्क 3, ठीक, एम मार्क 3। चलिए, इनसे मैंने क्या क्या पेलोड इनके हो सकते हैं वो भी मैंने आप बता दिए। अभी अंडर डेवलपमेंट कुछ है इसरो के प्रोजेक्ट, उसमें है एक HRLV, याद रखना आगे आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। दूसरा है SSLV, ठीक, जिसको बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तीसरा है RLVTD, ठीक, इसको बोलते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इस मिशन की, जो PSLV से 56 में जो 7 सिंगापुर के लॉन्च किए, इसमें जो लॉन्च किए गए 7, इनको पहुंचाया गया पहले रॉकेट से ऊपर। अब ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 6 7, एक के बाद एक सबको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद में जो रॉकेट गया है हमारा ऊपर, वो डिब्री बन जाता है, ऊपर जाके मलबे की तरीके से काम करता है। तो इसको ये मलबा ना बने, इसके लिए क्या किया गया, इसको बोला गया कि अब इसको धीरे धीरे नीचे लाया जाएगा। धीरे धीरे 536 किलोमीटर से इसको नीचे लाया गया और लाया गया 300 किलोमीटर तक, ठीक। अब जब ये स्पेस से नीचे आएगा, जब वायुमंडल में आएगा, तो ये ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये फट जाता जाके, ठीक, ये फट जाएगा और धीरे धीरे ये पृथ्वी के नीचे आ जाएगा, बिल्कुल। तो स्पेस में डिब्री नहीं बनेगी, स्पेस में मलबा नहीं बनेगा, ठीक। आपको याद होगा 2019 में इंडिया ने एक प्रयोग किया था मिशन शक्ति नाम से, जिसको बोलते हैं ASAT, ASAT बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी सैटेलाइट वेपन एक है ASAT, जिसमें जो मिसाइल यूज की गई थी, तो वो थी पृथ्वी मिसाइल, ठीक। इसमें क्या किया गया था कि एक सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में इंडिया ने तोड़ दिया था। देखिए, जब वॉर होगी आगे कभी भविष्य में आगे, समझे, तो केवल वो जंग मैदान की नहीं होगी, केवल सरहदों पर जंग नहीं होगी, वो सारे सेक्टर्स में जंग होती है, ट्रेड में जंग होती है, और चाहे वो ट्रेड में जंग हो या फिर स्पेस में लड़ाई हो या फिर कम्युनिकेशन की लड़ाई हो या फिर सॉफ्ट पावर की लड़ाई हो या फिर अपनी अपनी कल्चर किसकी अच्छी है इसकी लड़ाई हो, समझे। ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो वो था जिसको बोलते हैं, कौन सी मिसाइल थी, तो पृथ्वी मिसाइल थी, और PDV MK2 ये नाम आपको हमेशा सुनने को मिला होगा, जिसको बोला जाता पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, ठीक। चलिए, अब मैंने जो अभी आपको दिखाया कि ये जो 7 लॉन्च किए गए हैं, ये जो 7 उपग्रह लॉन्च किए गए, इसको लॉन्च कौन लेके आया, तो मैंने आपको बताया था चंद्रयान 3 वाले लेक्चर में, NSIL, ये नाम याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी। इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। चलिए, अब ये है क्या, तो इसको बोलते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। देखिए, इसरो का कॉमर्शलाइजेशन कैसे करना है, तो वो एंट्रिक्स, एक है एंट्रिक्स, ठीक, दूसरी है NSIL, ये कॉमर्शलाइजेशन करती है। मान लीजिए अगर कोई विदेशी उपग्रह अपना लॉन्च कराना चाहता है इंडिया से, इसरो से, तो NSIL से वो संपर्क करेगी, ठीक। तो इसको कॉमर्शियल आर्म बोला जाता है इसरो की। चलिए, अब ये किसके अंडर आती है, तो मैंने आपको ये बताया था DOS के अंडर आती है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंडर आता है, तो सीधे प्रधानमंत्री के अंदर आता है। NSIL हो या इसरो हो या एंट्रिक्स हो, ये सारी आती हैं DOS के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंडर में आता है, तो वो PM के अंडर आता है। देखिए, पॉलिटी में अगर आप देखते हैं भारत के संविधान में, तो आपको शेड्यूल 7 में अनुसूची 7 में 3 लिस्ट आपको देखने को मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। फिर एक और लिस्ट है जो प्रॉपर है ही नहीं, जो संविधान बनने के बाद में जो सब्जेक्ट आए उनकी लिस्ट बनती है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल, ठीक, रेसिडुअल यानी अवशिष्ट। तो जो अवशिष्ट विषय होते हैं, ठीक, ये होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक। तो अवशिष्ट विषय में क्या कौन कौन से हैं, जैसे स्पेस हो गया, जैसे साइबर टेक्नोलॉजी हो गई, ऐसे बहुत सारे विषय आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, अब मैं आपको लेके आता हूँ सीधे कहाँ पे लेके आता हूँ, ओके, यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। तो यही सब, ये सारी सब चीजें लिखी हुई हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने पूरी व्यावसायिक मिशन, इसमें इससे ज्यादा और कुछ है भी नहीं। इसमें रॉकेट के कुछ नाम दिए गए हैं जिनको लॉन्च किया गया है, ठीक है। उपग्रह को बारी बारी से अलग अलग 5-5 कक्षाओं में छोड़ा गया। इनके ये नाम है, नाम याद कर पाना सच अ डिफिकल्ट टास्क, बट इनको एक बार देख लेना। और देखिए,
दो नाम आप याद रखना, इसमें जो DSSAR है, ठीक, और दूसरा ये जो नाम है वेलॉक्स AM, ठीक, ये क्योंकि सबसे छोटा है और वो बहुत हैवी था, ठीक, तो इनको आप याद रखना। और अप्रैल में क्या हुआ था, सिंगापुर के ही दो विषय थे जिसको टेलीओएस और ल्यूम लाइट ये बोला गया। अंतरिक्ष में भारत का अनूठा प्रयोग है, इसको देख लेना। ये सब मैं चीजें मैंने बता दी कि 300 किलोमीटर ऊंची कक्षा में नीचे लेके आया गया और धीरे धीरे ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, ये चौथे चरण का हिस्सा था, जो ये रॉकेट आएगा नीचे जो नष्ट होगा ये चौथे चरण का हिस्सा होगा, ठीक। और ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इससे ज्यादा और इसमें कुछ है नहीं। चलिए, नया संसद भवन का उद्घाटन, इस पे मैं एक प्रॉपर आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, इसको प्रॉपर आप देख लेना। इससे बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है वहां पे, प्रॉपर वो हॉट टॉपिक्स वाली लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ठीक, बहुत अच्छी तरीके से, इससे भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझाया। अगला देखिए टॉपिक है नेविगेशन उपग्रह NVS-01, ठीक, का सफल परीक्षण। चलिए देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है नेविगेशन। आज के समय जिसके पास में डेटा है, जिसके पास में तकनीक है, वो बहुत जगह आगे निकल सकता है, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो या ट्रैकिंग हो, यातायात हो, मैपिंग हो, सी नेविगेशन हो, कुछ भी हो, वॉर हो, सब जगह पे। आपको पता है जब कारगिल वार हुई और इंडिया ने जब USA से बोला कि अपना GPS का जो डेटा है वो मुझे दे दो, आसानी होगी उसमें मुझे लड़ने से, देखिए मना कर दिया गया इंडिया को साफ साफ कि हम जी ये नहीं दे पाएंगे। इंडिया ने उस समय ठान लिया कि देखिए हमको अपना एक नेविगेशन सिस्टम चाहिए, और उस नेविगेशन सिस्टम पे काम करते हुए आपको पता है 2013 में सबसे पहले लॉन्च किया गया IRNSS की सात उपग्रहों की श्रृंखला लॉन्च की गई, जिसको बोलते हैं IRNSS। उसमें आते हैं 1A 1B ऐसे 1C 1D 1E और 1I तक, ठीक। और इसके पहले आया था 1G, ठीक। ये एक श्रृंखला लॉन्च की गई जिसमें हम नेविगेट कर सकते हैं, बहुत जगह हमको फायदा मिलता है इसका, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूं इस समय NVS-01, ये बवाल क्या है, ये चीज क्या है। जब हमारे पास एक नेविगेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है तो नए नेविगेशन सिस्टम की जरूरत क्या आ गई। तो देखिए IRNS जो सीरीज थी उसमें 7 उपग्रह लॉन्च किए गए। 1A लॉन्च किया गया 2013 में जो फेल हो गया। इसके बाद में 1A को रिप्लेस करने के लिए 1H लॉन्च किया गया 2017 में, और 1H जब फेल हो गया तो 2018 में 1I लॉन्च किया गया IRNS को। 2016 में आके IRNS का नाम बदल के नाविक कर दिया गया, ठीक, जिसको बोलते ऐसे लिखेंगे नाविक को NAVIC, ठीक, नाविक। नेविगेशन तकनीक है इंडिया के पास। पूरे दुनिया में देखिए आप जब नेविगेशन तकनीक की बात करते हैं तो USA के पास में आप जो आजकल जो आप GPS यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन्स में या वैसे भी, वो GPS USA का है। और रशिया का ग्लोनास है, ठीक, ग्लोनास। और यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो हो गया, चीन का बाइडू हो गया, और कुछ रीजनल भी हैं। रीजनल कौन कौन से होते हैं, तो रीजनल वो हैं जो जिनका एरिया निश्चित है, बहुत कम एरिया में ये काम करते हैं। जैसे कि इंडिया के पास में जो IRNS है या जो नाविक है वो रीजनल है। जापान के पास QZSS है, वो रीजनल है। इंडिया के पास में जो नेविगेशन सिस्टम है वो इंडिया को छोड़ के 1500 किलोमीटर आसपास की चीजों को ही कवर करता है फिलहाल अभी, ठीक, जिसमें चाइना भी आ जाएगा, बहुत सारा पार्ट, बहुत ज्यादा ही पार्ट आ जाएगा, और जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है। लेकिन जो अन्य नाम मैंने बताया जैसे GPS ग्लोनास, गैलीलियो, बाइडू, चीन का बाइडू हो गया, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो हो गया, रसिया का ग्लोनास हो गया, USA का GPS हो गया, ये सारे पूरे वर्ल्ड को कवर करते हैं, ठीक। वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा है ये सब ये देख सकते हैं, ठीक। तो इस समय इसको अपग्रेड करने की जरूरत आ गई। इसको अपग्रेड कर रही है तो जनरेशन 2 लॉन्च किया गया NVS-01। इसमें उपग्रहों की एक श्रृंखला है जिसमें पहला उपग्रह ये है। ये सपोर्ट करेगा नाविक को, ये कोई अलग नेविगेशन सिस्टम नहीं है, ये केवल नाविक को ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, छोटी छोटी चीजें लिखी हैं। इसरो ने कब लॉन्च किया, तो 29 मई को लॉन्च किया, ठीक। सेकेंड जनरेशन नेविगेशन है। कहाँ से लॉन्च किया, तो श्रीहरिकोटा स्थित, यहीं से सतीश धवन अपने किससे लॉन्च किया, तो GSLV MK3 F12, ये नाम याद कर लेना। GSLV मार्क 2 और F12 के द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल का देखिए वजन ये है, ठीक। लॉन्च व्हीकल का वजन नहीं है, सॉरी, लॉन्च व्हीकल जो है उसकी हाइट ये है, और जो वजन है जो NVS-01 जो लॉन्च किया गया उसका देखिए वजन इसमें लिखा है 2232 kg, ठीक।
लेके और इसको लॉन्च कर दिया गया। कहाँ कहाँ पहुंचाया जाएगा, तो जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसको शॉर्ट में जीटीओ बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे भू समस्थानिक स्थानांतरण कक्षा। ओके, यहाँ पे पहुंचा दिया गया। अब देखिए नाविक प्रणाली, इसमें वही सब चीजें लिखी हैं। नाविक प्रणाली को मजबूत करने के लिए दूसरे चरण के सेकंड जनरेशन सैटेलाइट के प्रक्षेपण की इसरो की योजना है। ठीक, उसमें ये पहला श्रृंखला का पहला उपग्रह है। चलिए, इसमें सब चीजें लिखी हैं। जो ग्लोनास है, नहीं सॉरी, जीपीएस के बारे में लिखा है। जीपीएस है, भारत ने अपना अपना क्षेत्रीय नेविगेशन IRNS विकसित किया। लेकिन इसमें जो 7 उपग्रहों की श्रृंखला थी, 1A से 1G तक इन्होंने लिखा है। लेकिन एक 1HP लॉन्च किया गया 2017 में। ये जब फेल हो गया तो 1I भी इसके बाद में लॉन्च किया गया, इसी को रिप्लेस करने के लिए। हालांकि उपग्रह टोटल 7 ही रहेंगे। ठीक, ये लॉन्च किया गया 2018 में। 2016 में IRNSS का नाम चेंज करके नाविक कर दिया गया। और इसमें यही सब चीजें लिखी हुई हैं। देखिए, ये सब 2016 को किया गया 1G के प्रक्षेपण के बाद में। ठीक, तो बस इतना ही है बहुत। और इसमें जितनी भी और चीजें थी वो मैंने सब आपको बता दी। अगला है बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर। इस पॉइंट को याद रखना, भारत का पहला शहर, ठीक, शहर है। चलिए, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और उसको किसमें शामिल किया गया, तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। ठीक, कल्चर फोरम। आइए, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए। स्थापना हुई 2012 में। कहाँ हुई, तो लंदन के संस्कृति और रचनात्मक उद्योगों के उप महापौर जस्टिन सिमंस ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, यूके बेस्ड है टोटली, अगर आप देखेंगे यूके बेस्ड है। 2015 में कहानी ऐसी होती है कि महारानी जो एलिजाबेथ हैं, उन्होंने लंदन के जस्टिन सिमंस के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दे दी, तो ये एक रेटिफाइड संस्था बन गई। ओके, और इसके प्रशंसा में इसको सम्मानित किया गया। ये सब चीजें हैं। इसमें बहुत सारे शहर हैं और 40 शहर है। 41वां शहर बन के आया है यहाँ पे बेंगलुरु। ठीक, पहले से जिसमें न्यूयॉर्क होगा, जिसमें लंदन होगा, पेरिस, टोक्यो, दुबई, और 6 महाद्वीपों के 40 शहर हैं। बस, इसमें और कुछ नहीं है। शहरों की एक नेटवर्क है, वैश्विक नेटवर्क है, जो भविष्य में समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है, खुफिया जानकारी साझा करता है। ठीक, चलिए, इतनी चीजें याद रखना। कब बना, तो WCCF कब बना, 2012 में। ठीक, बेंगलुरु कौन सा शहर है, 41वां शहर है। बस अब देखिए, अच्छा टॉपिक आया। यहाँ से क्वेश्चन निकलने की संभावना, आने की संभावना बनी रहेगी, अच्छी खासी बनी रहेगी, याद रखना इसको। चलिए, तो राजस्थान विधानसभा में एक विधेयक ऐसा पारित किया गया जिसको बोला जाता है न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, पेश किया गया। ठीक, राजस्थान भारत का पहला राज्य बना न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला। न्यूनतम आय की गारंटी कहाँ मिलती है, तो बहुत सारे क्लॉज हैं जहां गारंटी तो नहीं लिखी गई है, बट डीपीएसपी वाले अगर पोर्शन में जाएंगे, डीपीएसपी, तो आर्टिकल आप देखेंगे 39 आपको मिलेगा, 41 मिलेगा और 43 मिलेगा। यहाँ पे आय और उसमें जो भारत के लोगों को जो रोजगार मिले, उनकी बात कई जगह पे अलग अलग तरीके से की गई है। इस चीज को याद रखना। ठीक, तो कब ये पास हुआ, 21 जुलाई को पास हुआ। नाम इसका क्या है, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक। नाम याद रखना, ये ऐसे ही याद रखना जैसा लिखा हुआ है। ठीक, देश का सामाजिक सुरक्षा देने वाला देश का पहला ऐसा राज्य बना है। चलिए, अब इस पे आ जाइए। राजस्थान, इसका असर क्या होगा, तो अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करना है। ठीक, इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों को मुद्रास्फीति से निपटने, मतलब वही है जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उससे मदद करेगा। इसमें देखिए 3 श्रेणियां हैं। इन श्रेणियां, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसमें है न्यूनतम गारंटी आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा। मतलब न्यूनतम गारंटी दे रहा है ये एक्ट कि आपको आय मिलेगी न्यूनतम, एक रोजगार का अधिकार न्यूनतम मिलेगा, मतलब रोजगार का अधिकार मिलेगा, ये एक गारंटी है। तीसरी गारंटी है कि सामाजिक सुरक्षा, मतलब सोशल सिक्योरिटी आपको दी जाएगी। तो ये तीन चीजें देखिए यहाँ पे लिखी हुई हैं। नंबर 1 पे देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 2 पे ये वाली चीज आ गई, नंबर 3 पे ये वाली चीज आ गई। इसको एक बार समझ लें, आपको चीज ठीक से समझ में आ जाएगी। देखिए, मनरेगा योजना के बारे में आपने देखा है। मनरेगा से आने से पहले मैं यही बता दूं, न्यूनतम गारंटी आय का अधिकार क्या है। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक वयस्क को वर्ष में 125 दिन न्यूनतम गारंटी मिलेगी। शहर में कैसे मिलेगी, जो शहरी गरीब हैं उनको कैसे मिलेगी, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना,
और ग्रामीण ग्रामीण को कैसे मिलेगी? तो मनरेगा से मिलेगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल और क्या है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक, इससे मिलेगी। मनरेगा आपको पता ही है कि ग्रामीण में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए एक योजना चलाई गई, जिसमें अकुशल श्रमिक जो होते हैं उनको 100 दिन के रोजगार देने की बात की गई थी। 2005 में देखिए एक्ट आया था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। ये सब चीजें आप रटते रहते हैं। और उसका नाम बदला गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और कौन ये योजना चलाता है? तो चलाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक। चलिए, और क्या है फिर इसमें है गारंटीकृत रोजगार अधिकार, ठीक। अब ये कुछ नहीं है इसमें कि रोजगार का अधिकार है, उसकी भी गारंटी दी जा रही है। बस इसमें छोटी छोटी चीजें हैं। इसको 3 फैक्टर्स हैं, इनको बस ध्यान में रखना। शहरी और ग्रामीण के लिए भी यही सीन है, जिसमें साप्ताहिक और पाक्षिक रूप से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। ये सब है। जॉब कार्ड क्या होता है? पंजीकृत जॉब कार्ड के पते से 5 किलोमीटर के अंतर्गत। जॉब कार्ड बेसिकली वो चीज होती है जिससे कि ये पता लगता है कि आप अकुशल श्रमिक हैं और आप ग्रामीण क्षेत्र में काम पाने के अधिकारी हैं, ठीक। चलिए, यही सब इसमें चीजें हैं और इसमें बहुत अंदर तक कोई चीज नहीं आपको पढ़नी है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इसका देखिए राजस्थान की योजना है, यूपी का अगर एग्जाम देते हैं तो अंदर की चीजें बहुत मत पढ़ें, लेकिन जो किसने किया है बेसिकली है क्या क्या इसमें, जैसे कि 3 ये गारंटी दी गई हैं, इनको आप ध्यान रखें। नगद हस्तांतरण योजनाओं में अंतर, ठीक। और इनमें सब ये कुछ बदलाव किए गए हैं, इसमें कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है। आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे पॉज करके या अपनी बुक में पढ़ लेना। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मोटी मोटी चीजें थी वो मैंने सब बता दी हैं। एक्ट के अंदर क्या लिखा, राजस्थान का यार प्रोजेक्ट है, यहाँ क्यों पढ़ना है, राजस्थान के अंदर हो रहा है, ठीक। यूपी में अगर कुछ हो तो खतरनाक तरीके से पढ़ो ना उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो फालतू का डेटा अंदर नहीं जाएगा दिमाग में, नहीं तो नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, इसमें आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, जिसको वेरी 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 भी लिख सकते हैं, ठीक। विश्व का पहला नैनो डीएपी तरल, ठीक। अब ये सीन क्या है, 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि इफ्को बार बार आता है न्यूज में कि इफ्को ने एक लिक्विड जो डीएपी है उसका निर्माण करने जा रही है, निर्माण कर लिया है, अब लॉन्च होने वाली है, अब लॉन्च कर दिया गया। ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें। इसमें देखिए लिखा गया है, अमित शाह जो है सहकारिता मंत्री, उन्होंने 26 अप्रैल को जो इफ्को की है, जिसको बोलते हैं भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा विकसित विश्व के पहले इफ्को नैनो डीएपी तरल का क्या किया, लोकार्पण किया है। अब यार देखो है क्या क्या कि जो डीएपी होती है, जिसको बोलते हैं ना डाई अमोनियम फास्फेट, अब ये है क्या, देखिए 2 तरीके की, आप अगर खेती किसानी वाली चीजों से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होता है कि एक तो देखिए यूरिया होती है, ठीक। किसान अक्सर क्या करते हैं, एक तो यूरिया डालते हैं, दूसरी डालते हैं डीएपी। तो जो डीएपी होती है उसको बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। अब ये है, दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं, अलग अलग चीजों के लिए यूज की जाती हैं। तो जो ये वाली डीएपी है, ये 50 किलो की बोरी आती है, 50 किलो का एक बोरा आता है पैकेट, ठीक है, जिसकी इस समय कीमत होगी 1350 रुपए के आसपास, ठीक। और ये 50 किलो की बोरी को रिप्लेस कैसे किया जा सकता है, तो एक 500 लीटर की 500 ml की केवल एक बोतल तैयार कर दी गई है, जिसमें कंटेंट उतना ही रहेगा जितना 50 किलो की बोरी का रहेगा, और इसकी कीमत होगी 600 रुपए, ठीक, 600 रुपए। तो बहुत बहुत कम पैसे में, बहुत कम चीजों में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं यूज करना पड़ेगा तैयार करने के लिए, बहुत सारी चीजें, और किसानों को भी डालने में सुविधा होगी, तो और पैसा भी बचेगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप आने वाले समय में देखेंगे कि इसका एक्सपोर्ट भी इंडिया बहुत बड़े पैमाने पे करेगा। जो तरल डीएपी है, जो लिक्विड डीएपी जो नैनो टेक्नोलॉजी से बनाई गई, उसमें 8% नाइट्रोजन होगी और 16% फास्फोरस होती है, जबकि जो बैग वाली डीएपी होती है, बैग वाली, ठीक, उसमें ये कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन इफेक्टिवनेस जो है वो लिक्विड वाली की ज्यादा है, ठीक। इफ्को के बारे में देखिए, इसे विकसित किया गया है और इफ्को के माध्यम से 90 लाख मीट्रिक टन दानेदार डीएपी उपयोग कम करने का लक्ष्य रखा गया। चलिए ये चीज हो गई, इसको बहुत ध्यान से अलग से स्टार लगा के लिख लेना, ये आपके एग्जाम में रखा हुआ मिल सकता है मुझे। चलिए अगला है, अमेजन इंडिया का श्रीनगर में पहला फ्लोटिंग स्टोर। अब श्रीनगर में पहला फ्लोटिंग स्टोर ऐसा खुला है क्योंकि अब ये नेशनल इशूज में आने का इसका रीजन ये रहा क्योंकि श्रीनगर में धारा 300, मतलब कश्मीर जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म की गई, वहां पे
फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंक्लूजन हो, इंडस्ट्रीज वहाँ पे जाएं, अपना रोजगार करें, लोगों को मतलब अपनापन महसूस हो और उनका जो दैनिक जीवन स्तर है वो और मतलब और निखर के सामने आए। इसलिए इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस मिल गई है। नहीं तो क्या फायदा है, अमेजन इंडिया मान लीजिए श्रीनगर में उसने किया, अगर वो कर देता जबलपुर की किसी झील में तो क्या फर्क पड़ना था, टॉपिक बनता नहीं बनता। इसलिए ये टॉपिक बन जाता है। ठीक, तो ये कहाँ पे किया गया फ्लोटिंग वाला, तो ये किया गया डल झील पे, फ्लोटिंग स्टोर बनाया गया है। अब देखिए अमेजन इंडिया की एक अपनी तरीके की एक योजना है जिसमें है अपने अंतिम मील तक डिलीवरी कार्यक्रम, जिसको बोला गया आई हैव ए स्पेस के रूप में। कहाँ खोला गया, श्रीनगर में, यहाँ खोला गया। बाकी जो चीजें मैंने बताई बस उतनी ही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अमेजन इंडिया ने ये प्रोग्राम शुरू किया था आई हैव स्पेस 2015 में। ठीक, बस और कुछ नहीं है अमेजन इंडिया, बस इतना याद रखना है ना, और कुछ नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लीजिए, भारत जो है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल। अब ये ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप क्या है, इसको जरा ध्यान से देख लो। सबसे पहले तो ये देख लो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप क्या है, क्या यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है? चलिए कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी सी यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सबसे लास्ट लाइन पे, सबसे पहले यही पढ़ लेना चाहिए कि ये है क्या बवाल। तो यहाँ पे आप देखिए GCRG जो है, इसका उद्देश्य क्या है, समाधान जुटाना, दुनिया के सामने आने वाली परस्पर चुनौतियों का समाधान करने की निर्णय क्षमताओं का सहायता करना। तो है क्या दरअसल, देखिए जो खाद्य सुरक्षा है और ऊर्जा सुरक्षा हो या वित्त में यानी फाइनेंस में, तीन इसमें हो सकता है आपसे अगर ये पूछा जाएगा तो इसमें तीन आप चीजें याद रखना, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रक्रिया का समाधान मतलब समन्वय करने के लिए। मान लीजिए इन तीन चीजों पे कोई अगर वर्ड में विपदा आती है तो वहां पे एक रिस्पांस ग्रुप है जिसको बोला गया GCRG, ये इन पे समन्वय स्थापित करेगा देशों के बीच में या रिस्पांस करेगा। ठीक, इसके लिए ये ग्रुप बनाया गया। तो एंटोनियो गुटेरेस साहब जो हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया इसमें शामिल होने के लिए। तो इंडिया इस पे मान गया। और इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं इनको चलिए आप देख लेते हैं। ठीक, तो कंट्री है इसमें बांग्लादेश है, बारबाडोस है, डेनमार्क है, जर्मनी है, इंडोनेशिया, सेनेगल राज्यों के प्रमुख शामिल हैं। ठीक, इस चैंपियन ग्रुप में। चलिए अब इसमें इंडिया ने किसको भेजा है, शेरपा किसको नियुक्त किया, तो ये नाम याद रखना, संजय वर्मा। संजय वर्मा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी हैं, वेस्ट सेक्रेटरी हैं, जिनको GCRG में शेरपा नामित किया गया। इसमें बस इतना ही है। ठीक, ये सब चीजें वही हैं जो मैं अभी बता रहा था, जैसे खाद्य सुरक्षा हो, ऊर्जा हो, वित्त के मुद्दों पर संकटों को संबोधित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कब की गई, देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, बट अगर आपको जानना है तो आप इसको गूगल करके लिख लें, यहाँ पे जरूर लिख लेना। मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट में अगर आया तो आपको परेशान कर देगा। चलिए अगले टॉपिक पे मैं आता हूँ, शिक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसमें सीरियसली इंपॉर्टेंट लगा लेना। आजकल देखिए जो भी रिपोर्ट नीति आयोग जारी करे, कोई मिनिस्ट्री जारी करे, कोई कैबिनेट की कोई टीम जारी करे, RBI जारी करे, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का जो इंटरनेशनल चीज़ें उनको इंडिया ने कई बार खारिज किया गया है, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे पॉवर्टी को लेके कोई अगर आई हो, या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो। इंडिया इसको कई बार खुले मन से खारिज कर देता है कि ये लोग बहुत बदतमीजी वाली बातें करते हैं, इतना बुरा इंडिया है नहीं। तो इसके रिस्पांस में इंडिया की नीति आयोग हो या और कोई हो, वो कई बार अपनी अपनी रिपोर्ट जारी करती रहती हैं। उन रिपोर्टों को अब आयोग ने, UPSC ने और अन्य किसी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस देनी चालू कर दी है, तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए ये प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है, यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। USA की लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको 2.0 बोलेंगे, 2.0 नहीं बोलेंगे। तो 2.0 ये क्या है, कौन जारी करता है, तो इसको याद रखना, ये शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। भारत सरकार ने कब जारी की, तो इस तारीख को, इसकी तारीख भले ही मत याद रखना, ये याद रखना कि शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। मैंने आपको बताया MHRD कैसे आई, MHRD से शिक्षा मंत्रालय, राजीव गांधी की क्या इसमें योजना थी, और शिक्षा मंत्रालय को चेंज कर दिया गया मोदी सरकार ने पिछले 2-3 साल पहले।
शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया एमएचआरडी को, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। तो इसका लक्ष्य देखिए क्या है, रीजन क्या है इस ग्रेडिंग इंडेक्स को लागू करने का। तो देखिए ये है इसका प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 का उद्देश्य यह है कि इष्टतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बहुआयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना है। मतलब राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका हस्तक्षेप अच्छे से हो, इसलिए इनको प्रेरित करना है। आपको पता होगा जो एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो पहले पहले राज्य सूची थी उसका सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इसी को उठाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, यानी जो जिन पे दोनों केंद्र और राज्य दोनों ही अपना कानून बना सकते हैं। अब 42 से ये 1976 की घटना है, 42वां संविधान संशोधन, इसी में 2 का मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया 84 हो जाएगा, +2 इसमें जोड़ दीजिए 86। 86वें संविधान संशोधन में एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। तो इसमें जब फंडामेंटल राइट भी हो गया है और कंकरेंट लिस्ट का ये सब्जेक्ट भी हो गया है, तो इसमें दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही अपना योगदान देंगे। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें 10 श्रेणियां बनाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6 श्रेणी। इन श्रेणियों को अलग अलग नाम दिया गया है। अलग अलग नाम कौन कौन सा है, तो वो नीचे लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले यहीं पे आइए, अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, तो इनको पहले देख लीजिए आगे। जैसे पहली श्रेणी है उसका नाम दक्ष है, और दक्ष से पहले भी ये कुछ है, ठीक है। तो दूसरी श्रेणी दक्ष है, तीसरी उत्कर्ष है, और फिर अति उत्तम है, फिर उत्तम है, फिर प्रचेष्टा है, 1 है, फिर प्रचेष्टा 2 है। ऐसे करके ये श्रेणियां बनी हुई हैं। अब देखिए जो ऊपर की 5 जो श्रेणियां हैं उसमें कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, कोई भी स्टेट हो, किसी ने अपनी जगह हासिल नहीं की है, लेकिन उन 5 श्रेणियों के बाद में जो छठी श्रेणी आती है उसमें स्कूली शिक्षा में चंडीगढ़ और पंजाब का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। एकमात्र केवल 2 ही हैं जिन्होंने छठी श्रेणी में अपनी जगह बनाई है। 7वीं श्रेणी जो है, देखिए यहाँ पे छठी श्रेणी लिखी हुई है। 7वीं श्रेणी में कौन कौन है, तो है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और तमिलनाडु। ठीक, ये 7वीं श्रेणी में। और जो 10वीं श्रेणी है जो सबसे लास्ट है उसमें कौन कौन है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के आपको 3 स्टेट मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। ठीक, AMM से इसको याद रखना। ठीक, AMM से आप इसको याद रखना, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट ढूंढेंगे, मणिपुर मत कर देना, याद आ जाएगा आपको। चलिए अब आ जाइए, जो 6 मानक हैं, जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है उसके जो 6 मानक हैं उसमें 6 मानक में ये जो 6 मानक में आधार से, जैसे लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी है, स्कूल तक पहुंच है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, समानता है, और गवर्नेंस मैनेजमेंट है, और टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। 6 मानक के नाम भले ना आप याद कर पाना, बट कौन कौन सा किसमें है श्रेणियां याद कर लेना, नाम इनके मत याद करना। 10 श्रेणी है ये याद रखना, 6 मानक हैं इनके ये याद रखना। ठीक, और 5 में किसी ने जगह नहीं बनाई ये याद रखना, बहुत जरूरी है ये याद रखना। छठी श्रेणी में 2 हैं केवल, कौन कौन सा है, तो एक है चंडीगढ़ और दूसरा है पंजाब। ठीक, चंडीगढ़ राजधानी, मतलब पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ऐसे याद रख लेना स्कूली शिक्षा में। और आगे बढ़िए, तो छठी श्रेणी हो गई। अब देखिए जो 7वीं श्रेणी है यहाँ पे लिखा गया है उसमें उसको बोलते हैं प्रचेष्टा 3। वो जब ये आकांक्षी 2, आकांक्षी 3, प्रचेष्टा 1 2 3 ऐसे करके मैंने बताया था 10 श्रेणियां थी। ठीक, तो इसमें कौन कौन है, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, ये। ठीक, ओवरऑल रैंकिंग जो है जिसको 8वीं श्रेणी जो है ओवरऑल रैंकिंग की, उसमें देखिए क्या है, एक श्रेणी 1 में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना स्थान बनाया है। इसमें देखिए 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, यूपी देखिए ढूंढिए इसमें है कि नहीं है, ढूंढिए कहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल गया। देखिए 9वीं श्रेणी में मिला, 8वीं में नहीं मिला, 8वीं में नहीं मिला, 9वीं श्रेणी में मिला है, सबसे आखिरी वाली स्थिति है, आखिरी से पहले। ठीक, 9वीं श्रेणी में 12 हैं। ठीक, कौन कौन से हैं उसमें ये है, अगर आपका कोई स्टेट हो तो आप ढूंढ के ध्यान से रखना किस श्रेणी में इसको डाला गया है। ठीक, और 10वीं श्रेणी में ये है। चलिए आज 10 हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किए। बहुत इंपॉर्टेंट आगे के टॉपिक हैं, जैसे भारत ने 26 राफेल और खरीदने की, और 3 परमाणु जो पनडुब्बियां हैं उनको खरीदने की पेशकश की है फ्रांस के साथ में। और फ्रांस के साथ में आपको पता ही है स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उनको बनाया जा रहा है अलग अलग जगह पे। 5 उसमें पनडुब्बियां हैं जो अभी शायद 5 या
6 ऐसे कुछ उतार दी गई हैं। कलवरी है, उसमें बहुत सी हैं, तो उन सबको उतार दिया गया है। नई 3 पनडुब्बियां और बनाने का प्रस्ताव है। 26 राफेल और खरीदने का प्रस्ताव है। आगे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, इनको मैं थॉरली कंप्लीट करूंगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो मैंने आपको बताया था, अगर आप यूपीएससी 2024 को बहुत अच्छी तरीके से देना चाहते हो, जिसमें स्ट्रेटजी भी होगी और मटेरियल भी होगा, कैसे आपको कंप्लीट करना है, कैसे एग्जाम का पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, अगर आप उसमें स्कोर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, स्कोर आप 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ठीक करना चाहते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव ये ग्रुप होने वाला है। आप बने रहिए सिवार सिविल सर्विसेज के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको फ़ायदा होगा अल्टीमेटली। आज ही मैं हो सकता है दूसरा वीडियो भी मैं अपलोड कर दूं। अभी तक थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज थी, थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैं वीडियोस बना नहीं पाया। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। कुछ लोगों ने मैसेज किया, किसी ने कमेंट किया, तो मुझे अच्छा लगा। और आप देखिए, अगर आपकी कोई बात है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू उसमें बता सकते हैं। कोई भी तो मुझे दरअसल लाइक वाइक से तो इतना मज़ा नहीं आता है, बट कमेंट करके जब बताएं आप कैसा सेशन लगा, क्या बदलाव चाहते हैं, तो सीरियसली उसको अच्छा लगता है देखने में। और मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे कि स्टैटिक पोर्शन आपको समझ में आया है, जैसे कि जो टॉपिक लिखा हुआ बहुत गंदी सी लैंग्वेज होती है इनकी पढ़ने में, बट मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बहुत साधारण भाषा में आप तक पहुँचाया जाए और उसकी समझ विकसित हो, और उसके समझ विकसित होने के साथ साथ में बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं और सीखने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।